हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार आज आपके बीच लेकर आया हूँ गुप्तोत्तर काल। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा दंती दुर्ग ने की थी। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः आयात किया जाता था? किसका आयात किया जाता था? प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 6 से 12 तक के NCERT बुक का सार संग्रह। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा घोड़ा का। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा कनौज। मौखरी शासकों की राजधानी कनौज थी। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कनौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कनौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई? तो कुषाण काल में। बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल में आरंभ हुई। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम कहते थे। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम कहते थे। प्राचीन काल में सिंचाई कर को विदक भागम कहते थे। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। अगर आपसे पूछा जाए कि हर्ष काल में अवंती क्या था, तो युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य के अधिकारी निम्नवत थे, जैसे सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था। सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था। अश्व सेना के प्रधान को कुंतल, अश्व सेना का जो प्रधान होता था उसे कुंतल कहा जाता था। वहीं हस्त सेना का प्रधान जो होता था अस्कंदगुप्त कहलाता था। हस्त सेना का प्रधान अस्कंदगुप्त कहलाता था। हस्त सेना का प्रधान अस्कंदगुप्त कहलाता था। नागरिक प्रशासन का प्रमुख सामंत या महाराज कहलाता था। सामंत और महाराज कहलाता था। 3री शताब्दी के लिए वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? 3री शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? तो लोहे के यंत्रों के लिए। 3री शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों के लिए प्रसिद्ध था। 3री शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों के लिए प्रसिद्ध था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर को माना जाता है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर को माना जाता है। हर्षचरित्र नामक पुस्तक की रचयिता वानभट्ट थे। हर्षचरित्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा वानभट्ट। हर्ष का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो हर्ष का शासनकाल 606 से 641 ईस्वी तक रहा। हर्ष का शासनकाल 606 से 641 ईस्वी तक रहा। सम्राट अशोक ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कनौज स्थानांतरित की थी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कनौज स्थानांतरित की थी। कवि वानभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो कवि वानभट्ट औरंगाबाद महाराष्ट्र के निवासी थे। कवि वानभट्ट औरंगाबाद महाराष्ट्र के निवासी थे।
कविवान भट्ट कहाँ के निवासी थे? तो कविवान भट्ट औरंगाबाद महाराष्ट्र के निवासी थे। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। अगर वही प्रश्न पूछ लिया जाए, हेनसांग किस राज्य के शासनकाल में भारत आया था? तो हेनसांग सम्राट अशोक के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग सम्राट अशोक के शासनकाल में भारत आया था। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? तो प्यारे दोस्तों, भारत में नारियल की खेती सातवाहन काल में प्रारंभ हुई। भारत में नारियल की खेती सातवाहन काल में प्रारंभ हुई। हेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वहीं भारत में कब से नारियल की खेती प्रारंभ हुई? तो सातवाहन काल से। कैसेय शब्द प्रयोग किसके लिए किया गया है? कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो रेशम के लिए। रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कनौज था। गुप्तोत्तर काल का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कनौज था। गुप्तोत्तर काल का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कनौज था। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। हेनसांग के समय में वो सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व ग्राम सभा के हाथ में था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व ग्राम सभा के हाथ में था। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। भीन माल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? हेनसांग ने। भीन माल की यात्रा हेनसांग ने की थी। भीन माल की यात्रा हेनसांग ने की थी। भीन माल की यात्रा हेनसांग ने की थी। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? तो प्यारे दोस्तों, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण 6 से 72 ईस्वी में किया था। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण 6 से 72 ईस्वी में किया था। हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद को रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त काल में। गुप्त काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नई सामाजिक संरचना का प्रसार हुआ। गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग पर पुनर्गठन किसने किया? गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन हर्षवर्धन ने किया।
गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत के में बड़े भाग पर पुनर्गठन हर्षवर्धन ने किया। कुछ जो चीन में दूत भेजने वाले शासक थे, वह शासक हर्षवर्धन जो वंश था पुष्यभूति वंश, हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश या राज्य नरसिंह द्वितीय पल्लव वंश के थे, नरसिंह द्वितीय पल्लव वंश के थे। यशोवर्मन कनौज नरेश वंश के थे। कुलोत्तुंग प्रथम चोल वंश के थे, कुलोत्तुंग प्रथम चोल वंश के थे। तो हर्षवर्धन, नरसिंह द्वितीय, यशोवर्धन, कुलोत्तुंग प्रथम, इन्होंने चीन में दूत भेजने का काम किया था। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील जो काठियावाड़ में है, मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील जो काठियावाड़ में है का जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार था वो शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने किया था। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही वीडियो और भी बहुत कुछ देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि मेरे चैनल को बढ़ने में मदद मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।